बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद ताहिरी और आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज हम थोड़ा सा फिज़िक्स से बातें करने आए हैं। इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क इन थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ग्राफ्स के ऊपर। सो बिना देर चलते हैं इंटरनल एनर्जी की तरफ। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी वर्ड से ही हमें पता चलता है कि कौन सी एनर्जी, वो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर में मिले, जो कि सिस्टम के अंदर से मौजूद होती है। इंटर मीन्स इंटरनल एनर्जी मीन्स एनर्जी, तवानाई जिसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का वो एनर्जी होती है जो कि मुकम्मल तौर पर हीट कंटेंट होती है सिस्टम का। वी कैन से दैट ऑल हीट दैट सिस्टम कंटेंट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। या वैसे बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, जो कि ट्रांसलेटरी हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो वो किसी भी चीज़ को हम फील्ड से अगेंस्ट खींचेंगे तो उस बॉडी या उस चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी, डिपॉजिट होगी। इस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है कि किसी की भी फील्ड के अपोजिट वर्क करते हैं। जब वो वर्क करते हैं तो अट्रैक्शन पैदा होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स वाइल काइनेटिक एनर्जी फॉर ड्यू टू मोशन। ठीक है। अब जब आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस में तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें नहीं मिलता, जबकि काइनेटिक एनर्जी वो हर गैस में मिलती है। क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हर गैस की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वैसे कहेंगे उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और बुक की डेफिनेशन जो मार्केट में चलती है, डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी की, वो है इंटरनल एनर्जी क्या? इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लिखते हैं कि ड्यू टू अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट्स ड्यू टू मोशन। वो कौन सी हो सकती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, जबकि वाइब्रेशनल भी हो सकती है। जनरली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इससे पढ़ा जाता है रूम टेम्परेचर पर। जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे, अच्छा आपको एक बात बतानी थी भाई साहब कि मुझे किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्लास में जब बैठते हैं, आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ोर से क्यों बोलते हैं? ठीक है, उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब मैं बोलता हूँ ज़ोर से तो वो जो दीवारों पर खड़े हुए शैतान होते हैं वो उड़ जाते हैं। फिर पढ़ने और पढ़ाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, आसानी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक वो एक्टिविटी है जिसे अप्लाई करने से हर काम आसान हो जाता है। आपको भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स को पढ़ना मुश्किल नहीं, आसान है। शर्त है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात बतानी थी आपको, वैसे ही करना। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे हम? आइडियल गैस की बात कर रहे थे। आइडियल गैस डज नॉट possess potential energy because they don't have force of attraction.
यहाँ पर कोई एक गैस नहीं करते हैं, गैसेस कर लेती हैं, और इस गैस की वजह से डू नॉट यूज करते हैं, डू नॉट। आइडियल गैसेस डू नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दे डोंट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, जब मोनोएटॉमिक गैस की बात करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? एक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या? इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इट हैज ओनली ट्रांसलेशनल इंटरनल एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। जब मॉलिक्यूलर लेवल पर कहेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी कहेंगे गैसेस के। एक मॉलिक्यूलर लेवल, अच्छा इसके अपोजिट लिख लेते हैं पहले। इन केस ऑफ डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस, they have all types of internal energy, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ रहे हैं। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस को ऑल फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है? कि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है, ज़्यादा डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं गैस मॉलिक्यूल्स। कितने डायरेक्शन हैं फ्री मोशन के लिए? 3 हैं। उनसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, एक्स एक्सेस से, वाई एक्सेस से, जेड एक्सेस से। डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा जहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बोल देता हूँ, यहाँ पर शार्ट लिखता हूँ। यह एन, ये पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ, आगे कहाँ आएगा? एन इंडिपेंडेंट मूड ऑफ एक्शन by which any gas, an independent mode of action by which any gas gets energy and falls in motion। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस के लिए एक वो मूड है जिससे या जिसको वो अप्लाई कर कर एनर्जी हासिल करके मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में। इस कंडीशन को, इस मूड को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इन माइक्रो लेवल, एट माइक्रो लेवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम is considered as its internal energy। In isothermal process इसमें ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। internal energy change is 0। it means internal energy वैसे कहते हैं कि टोटल internal energy of the system रिमेन्स सेम। किसी भी जब कोई सिस्टम किसी प्रोसेस के अंदर जाता है, प्रोसेस तो एक थर्मोडायनामिक चेंज होती है, उस प्रोसेस में कोई सिस्टम जब जाता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। इन एनी साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी of the system
रिमेन अनचेंज्ड, साइक्लिक प्रोसेस में भी कांस्टेंट होता है। इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, या हम इसे स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन initial and final points, initial and final points. Internal energy of the system is independent on path followed. आप किसी भी प्रोसेस में पाथ कौन सा अप्लाई कर रहे हैं उस पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि किसी भी पाथ पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि सेम होती है। आखिरी दोनों स्टेटमेंट को ग्राफ पर समझ लेते हैं थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ बनाता हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के साथ, उसमें दो ग्राफ्स बनाता हूँ, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर सिस्टम जा रहा है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, दो डिफरेंट पाथ से जा रहा है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी उसको देखते हैं। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। पहले सिस्टम इस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। जब हम कोई सिस्टम पर वर्क करेंगे या हीट सप्लाई करेंगे या हीट रिलीज करेंगे तो सिस्टम में चेंज आएगी। ये हो जाएगी वॉल्यूम 1, ये हो जाएगी वॉल्यूम 2, ये होगा प्रेशर 1, ये होगा प्रेशर 2। ठीक है। जब कोई सिस्टम पहले यहां पर था P1 से P1 पर V1 पर, जब हम इस पर कोई वर्क करेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा, P1 से P2 तक जाएगा, फिर यहाँ V1 से V2 तक जाएगा। ये वॉल्यूम में चेंज आया है, ये प्रेशर में चेंज आया है वर्क करने से। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई सिस्टम गया तो दो डिफरेंट पाथ के जरिए गया। एक पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये है P पाथ 1, ये है P पाथ 2। P1 पर इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U1, P2 पर इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U2। और हम अगर हमारे पास या हमारे से इस ग्राफ पर इंटरनल एनर्जी कोई पूछे तो क्या कहेंगे, पहले स्टेटमेंट्स को गौर से समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, किसी भी पॉइंट पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट कौन सी है, फाइनल पॉइंट कौन सी है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड। एक पाथ फॉलोड ये है, दूसरा पाथ फॉलोड ये है। इस सिस्टम ने दो पाथ फॉलो किए हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए। इन दोनों पॉइंट्स पर, दोनों पाथ्स पर इंटरनल एनर्जी बराबर होगी क्योंकि डिपेंड नहीं करता। सो वी कैन से इंटरनल एनर्जी U2 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U1, डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस है VF या UF माइनस UI करेंगे या U2 माइनस U कर देंगे, U1 कर देंगे। ठीक है, ये था इंटरनल एनर्जी के बारे में। थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं किसी और लेक्चर्स में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी इन एनी साइक्लिक प्रोसेस रिमेंस अनचेंज। अनचेंज का मतलब है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आगे एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कार्नट साइकिल, एक इंजन है जो साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रही है और उसका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस। अब हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, हम वर्क पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक, पहले थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है थर्मो, दूसरा है डायनामिक्स। थर्मो को कहा जाता है हीट, जबकि डायनामिक्स मतलब मोशन। Thermodynamics is the study related to the interconversion of heat and work and other forms of energies is known as thermodynamics.
ठीक है, यहाँ पर क्या करती है थर्मोडायनामिक्स, हमें रिलेशन बताती है हीट और वर्क के बीच में प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। हीट और वर्क का इंटरकन्वर्जन और वर्क का हीट में इंटरकन्वर्जन, इसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे डिफाइन आपको कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये सिस्टम है, ये इस सिस्टम का पिस्टन है जिस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इस एक्सटर्नल प्रेशर पर वॉल्यूम है इतना, जब एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तो ये है वॉल्यूम V1। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम जब कम हो जाएगी तो ये यहाँ पर दूसरी स्टेट पर आ जाएगी। सिस्टम जब दूसरी स्टेट पर आ गया है तो हम डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या होगा V2 माइनस V1। याद रखें, यहाँ पर एक पॉइंट में लिखता हूँ कि प्रेशर प्लेज सेम रोल इन थर्मोडायनामिक्स एज फोर्स प्लेज इन मैकेनिक्स। मीन्स प्रेशर और फोर्स एक दूसरे से एनालॉगस है। जो प्रेशर का फंक्शन है वैसे ही फोर्स का फंक्शन है। फर्क ये है कि प्रेशर का रोल प्ले करना थर्मोडायनामिक्स में है, जबकि फोर्स जो जितना भी रोल प्ले कर रहा है वो मैकेनिक्स में रोल प्ले कर रहा है। सो वी कैन से प्रेशर इज एनालॉगस टू फोर्स इन थर्मोडायनामिक्स। मैकेनिक्स में फोर्स क्या करता है, जब किसी भी चीज़ पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी खुद की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो प्रेशर भी वैसे है, प्रेशर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो वॉल्यूम पर इफेक्ट होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सो मैकेनिक्स में वर्क का फार्मूला क्या है, F/d होता है। ये थर्मोडायनामिक्स वो रोल प्ले करता है जो फोर्स प्ले करता है यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स पर, सॉरी फोर्स मैकेनिक्स में। प्रेशर की डेफिनेशन क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू एरिया। इस फोर्स की वैल्यू PA, इस फोर्स की जगह पर रखेंगे वर्क में, वर्क इज इक्वल टू PA इंटू D। आपको पता है कि प्रेशर, उसके बाद एरिया, एरिया किसको मेजर करता है, लेंथ को, लेंथ के स्क्वायर के बराबर है, जबकि D जस्ट लेंथ के बराबर है। ये हो जाएगा PL क्यूब, L क्यूब किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। तो वर्क का फार्मूला क्या होगा, P डेल्टा V। वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। हम डेल्टा क्यों लिखते हैं, डेल्टा ने डायरेक्ट इसलिए लिखा है तो जब किसी सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आएगा तो हम डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट P डेल्टा V लिखा है। अब इस वर्क को हम थर्मोडायनामिकली ग्राफ्स पर देखेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे और देखेंगे कि वर्क पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है, वर्क जीरो है, वर्क कैसा है। ठीक है, हमें इस साइड को मिटाऊंगा थोड़ा, वो साइड भले लिखा पड़ा है। आज फिजिक्स से प्यार की बातें करेंगे, क्योंकि फिजिक्स हमें प्यार देता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। फिजिक्स लेवल है, लेवल। ठीक है, कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, फिजिक्स ने इकरार किया था। देखो कितना प्यारा यार, फिजिक्स हमें इतनी आसानी कर दी कि हम खुद प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाती है। अब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ्स पर फर्क को देखते हैं। पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम एक्सिस। जब मैं प्रेशर के परपेंडिकुलर एक ग्राफ बनाता हूँ, इसका मतलब क्या हो सकता है। जब कोई हमें ग्राफ से पूछे कि इसका मतलब क्या हो सकता है इस ग्राफ का, याद रखें फिजिक्स में ग्राफ्स हों या इक्वेशंस हों वो खुद हमें बातें करते हैं,
वो बताते हैं कि हम में क्या है, मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, मेरी इक्वेशन का क्या मतलब है। ये ग्राफ हमें हमारे से बात ही करता है कि ग्राफ बोल रहा है यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये बताता है, खुद बताता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम के डायरेक्शन में एरो है, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब है वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है। अच्छा, वर्क पॉजिटिव तब होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, ठीक है। वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई, वर्क पॉजिटिव है किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। जब मैं कोई एक सवाल करता हूँ इस ग्राफ से कि मैं नहीं वर्क पूछ रहा, ना ही वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं हीट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो हीट क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, आप गैलियस लॉ के तरफ जाएंगे, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगी, फिर वर्क पॉजिटिव कैसे हुआ, वर्क पॉजिटिव कैसे हुआ, वॉल्यूम कैसे बढ़ी। इसका मतलब यह है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम ने कहीं ना कहीं कहाँ से भी हीट एब्जॉर्ब की है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो वर्क पॉजिटिव हो गया। सो वी कैन से हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यों पॉजिटिव। एक ग्राफ लेता, दूसरी ग्राफ, ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस। मैं प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ग्राफ बनाता हूं और ऐसे कुछ बनाता हूं, ये है P1 V1 के स्टेट में, ये है V2 के स्टेट में। अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम अभी भी बढ़ रही है, सो वर्क क्या होगा, वर्क होगा एरिया अंडर पीवी ग्राफ। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितनी भी एरिया है उसे हम वर्क कहेंगे। सो वर्क का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा जो कि हमने थर्मोडायनामिक्स लॉ में वर्क की डेरिवेशन की है। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितनी एरिया होगी वर्क को ऐसे मालूम करेंगे। जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट ग्राफ बनाता हूं, ये है एक ग्राफ, यहां पर पूछा जाए तो वर्क कितना है, ये वॉल्यूम, प्रेशर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर वॉल्यूम V1 V2 V3, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम हो वॉल्यूम बढ़े, वर्क पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव या तो हीट पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वर्क पॉजिटिव है। इस ग्राफ के अंदर क्या है, वर्क पॉजिटिव है। ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस। जब मैं एक ग्राफ ऐसे बनाऊं, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये ऊपर ग्राफ जा रही है, इसका मतलब नहीं है कि ये वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर की तरफ पैरेलल है, सो वी कैन से प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस। जब हम फसला पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ रही है, प्रेशर जब बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने की बात करेंगे तो हीट सिस्टम क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्क 0 हो जाएगा। वर्क 0 का होना ये हरगिज नहीं बताता कि किसी सिस्टम में हीट चेंज 0 हो, ठीक है। वर्क हीट के लिए भी होता है, एब्जॉर्ब करने के लिए, इंटरनल एनर्जी के बेस पर भी होता है। यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 है, इसका मतलब ये जरूर नहीं है कि किसी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब नहीं किया इसलिए वर्क 0 है, नहीं भाई, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब है हीट पॉजिटिव है, इसलिए तो प्रेशर बढ़ा है, हीट पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, टेम्परेचर पॉजिटिव, गैलियस लॉ के मुताबिक टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। थर्मोडायनामिकली या इन थर्मोडायनामिक्स वर्क डन is equal to area under PV ग्राफ। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम किसके बराबर है, किसी ग्राफ पर एरिया अंडर PV ग्राफ के बराबर है, PV ग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बनाता हूं,
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम ये प्रेशर, मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है जहाँ पर स्टेट V1, यहाँ पर ये स्टेट V2 और इनिशियल प्रेशर ये है P1, फाइनल प्रेशर ये Pf कहें या P2 कहें। इसमें वर्क किसके बराबर होगा? जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितनी एरिया होगी उतना वर्क होगा। स्क्वायर बॉक्स की एरिया कितनी है? स्क्वायर बॉक्स की एरिया है साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के साथ एरिया फॉर्म करना किसी भी शेप का, वहाँ पर साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड से, तो यहाँ पर एक साइड है P, दूसरी साइड है वॉल्यूम, P डेल्टा V कर देंगे। सो एरिया अंडर PV ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V कर देंगे। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके पढ़ते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के साथ। अगर ये स्क्वायर बॉक्स थर्मोडायनेमिकली साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है और ये क्लॉकवाइज मूव रोटेट कर रहा है सिस्टम, इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ। वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमें ये पूछा जाएगा, तो इस स्क्वायर बॉक्स की डायरेक्शन देखेंगे तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। याद रखें थर्मोडायनेमिकली क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, जबकि इसी सिस्टम को मैकेनिक्स में देखेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिकल वर्क को बताएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस सिस्टम को दिखाया हमने तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, कैसे लेफ्ट साइड कहेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है सिस्टम, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, वर्क पॉजिटिव होगा। जब यही सिस्टम एरिया बनाते हैं PV ग्राफ के अंदर, अब ये क्या कर रही है, सिस्टम मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये सिस्टम के अंदर एरिया अंडर PV ग्राफ के वो वर्क के बराबर है। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है थर्मोडायनेमिकली, तो वर्क क्या मिलेगा हमें? वर्क नेगेटिव मिलेगा। दूसरी ग्राफ पर हम वर्क को डिफाइन कर लेते हैं कि P वर्सेस वॉल्यूम के साथ मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और इसकी एरिया जितनी होगी वो वर्क के बराबर होगी। ट्राइंगल के अंदर इस शेप के अंदर एरिया इतनी है, जब एरिया इतनी है तो वर्क एरिया इज इक्वल टू वर्क। ट्राइंगल की एरिया कितना किसके बराबर है? 1/2, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साइड है प्रेशर दूसरी साइड है वॉल्यूम, 1/2 PV, सो वर्क इज इक्वल टू 1/2 P डेल्टा V के बराबर है। जब हम देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस एक दूसरी ग्राफ बनाते हैं, वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये है ट्रेपेजियम की शेप। जब हम ये है वॉल्यूम एक्सिस, ये है प्रेशर एक्सिस, एक साइड को A कहते हैं, इस पूरी साइड को हम B कहते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, और हाइट कितनी है? हाइट फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, हाइट है 10 मीटर, तो यहाँ पर ट्रेपेजियम की जितनी एरिया होगी वो वर्क के बराबर होगा। ट्रेपेजियम की जितनी एरिया होगी वो वर्क के बराबर होगा। सो ट्रेपेजियम की एरिया कितनी है? ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है वर्क डन या एरिया इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू हाइट। यहाँ पर A प्लस B क्या शो कर रहा है? सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, किसी भी 2 पैरेलल साइड्स का सम A प्लस B शो कर रहा है। एक पैरेलल लाइन ये है A, दूसरी पैरेलल B है। A और B का जितना सम है हम उसे A प्लस B से शो करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हमें वर्क मिलेगा। तो वर्क इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H के बराबर होगा। जब आप पूरी ट्रेपेजियम की एरिया मालूम करते हैं तो वही वर्क के बराबर होता है। यहाँ इस ग्राफ के अंदर 3 ग्राफ और मिलते हैं, 3 शेप मिलते हैं। एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ट्राइंगल ये है पूरा क्या, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी एरिया A1, इसकी एरिया A2, इसकी एरिया A3। आप तीनों एरिया को मालूम करके 3 वर्क मिलेंगे, इन तीनों वर्कों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल ट्रेपेजियम की एरिया मिलेगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल वर्क मिलेगा एक ट्रेपेजियम का, 3 शेप को उसकी एरिया मालूम करके ऐड कर देंगे तो एक ट्रेपेजियम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर लेते हैं P वर्सेस V की जगह पर, उसके बाद फिर हम यहाँ इसे ऐड कर देंगे, इसलिए तो ऐड कर देंगे, यहाँ इस पर हीट के तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वॉल्यूम को,
if I want to increase the system of increase the volume of any system by 200, सही परसेंटेज तो 100% होता है, आप एक दूसरा 100 कहाँ से लाया, मेरी फिजिक्स मुझे ज़्यादा देती है। 200% मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ये प्रॉब्लम है, आप बताएं कि किस ये क्या होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पी व्हाट विल बी द वर्क डन। वर्क डन कितना होगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है 200%। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी आई है, वी एफ क्या होगा, जबकि चेंज इन वॉल्यूम क्या है 200% है। तो डेल्टा वी एफ क्या करते हैं, तो डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज क्या करते हैं कि वी एफ माइनस वी आई। वी एफ वॉल्यूम करना है, देखो मैंने जितना बढ़ाया है तो वॉल्यूम में चेंज फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, तो वी एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस में वी आई। वी एफ वॉल्यूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेल्टा वी कितने के बराबर है 200%। 200% की हमें क्या बता रही है कि जितनी परसेंटेज है उससे आप 100 डिवाइड कर लें। फिर वी आई कितने किसके बराबर है, वी के बराबर है। सो वी एफ इज इक्वल टू 200 और 100 का डिवाइड प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, 2 वी प्लस में ये इनिशियल वॉल्यूम होगा वी, फाइनल वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें 3 वी, ये हमें फाइनल वॉल्यूम मिल गई। तो वर्क कैसे मालूम करेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर वर्क मालूम होता है पी डेल्टा वी के जरिए। पी वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट हमने लिया है, प्रेशर डेल्टा वी एफ माइनस वी होता है। वी एफ कितना है 3 वी आई कितना है वी। 3 वी से वी जब निकालेंगे तो हमें 2 वी मिलेगा, 2 वी। सो वर्क हमें क्या मिलेगा 2 पी वी इतना मिलेगा। अब यूनिट्स में जोड़ जब लेंगे तो इस ग्राफ के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर वर्क हमें क्या मिलेगा 2 पी वी। सो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। पर टोटल ग्राफ जितने भी हमने पढ़े उसके जरिए वर्क मालूम करना आसान है। अगर मैं आपको दे दूं कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर वर्क कितना मिलेगा पी डेल्टा में, ट्रायंगल बॉक्स के जरिए हम एरिया मालूम करेंगे उतना वर्क मिलेगा। जब ट्रेपेजियम की तरफ आते हैं तो ट्रेपेजियम के अंदर थोड़ा सा वर्क मालूम करना मुश्किल होता है इस फार्मूला का यूज़ करते हुए। मैं आपको एक ट्रेपेजियम का प्रॉब्लम सिखाता हूँ और वो आप प्रैक्टिस कर लेना, बुक्स में भी है शायद, और प्रैक्टिस बुक्स जो है रेफरल बुक्स उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। ग्राफ्स की प्रैक्टिस करें। फिजिक्स को कभी भी ग्राफ्स पर देखना हो ना या इक्वेशन पर देखें, क्योंकि इक्वेशन और ग्राफ्स हमें आसानी दिलाते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम की एरिया मालूम करने के। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के साथ मैं एक ग्राफ बनाता हूँ ट्रेपेजियम की। ये है इसका ए साइड, ये पूरा है इसकी बी साइड, और ये है हाइट। इनिशियली ये 0 स्टेट पर है, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 6 कर देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ, और हाइट में ले लेता हूँ 10 मीटर। यहाँ पर हमने से वर्क पूछा जाए तो वर्क ट्रेपेजियम की एरिया मालूम करेंगे। ट्रेपेजियम की एरिया ये होगा, पूरे ग्राफ ये है। यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्रेपेजियम के अंदर 2 ट्रायंगल बनते हैं और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। अगर आप चाहें तो तीनों ग्राफ के तीनों शेप के अलग अलग एरिया मालूम करें, सो हमें अलग अलग वर्क मिलेगा। और तीनों वर्क्स को हम ऐड कर देंगे तो एक ट्रेपेजियम का वर्क मिलेगा। सो क्यों ना हम एक ही ट्रेपेजियम का वर्क मालूम कर लें, जो कि आसान फार्मूला लिखा पड़ा है यहाँ पर। तो वर्क इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी हमने क्या डिस्कस किया है कि इट इज द सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। 2 पैरेलल साइड्स कौन से हैं, एक ए है दूसरी बी है। 1/2 कर लेंगे। ए क्या है, ए है 2 से 6 तक। इसका मतलब क्या, 6 से हम ये 2 निकाल देंगे, 6 से हम 2 निकालेंगे तो 4 मिलेगा। बी कितना है 0 से 8 तक है तो 8 लिख देंगे। हाइट कितनी है 10 मीटर है। 2 का टेबल 10 तक 10 के पास कितना जाएगा 5 टाइम्स। सो 4 और 8 को ऐड कर देंगे 12 में जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60। यहाँ पर एक ट्रेपेजियम के अंदर हमें कितनी वर्क मिली 60 जूल। अगर हम चाहें तो इन तीनों स्क्वायर बॉक्स और 2 ट्रायंगुलर बॉक्स के जरिए वर्क मालूम करें तो कैसे वर्क मालूम करेंगे, इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी मालूम करना पड़ेगा, जो कि ये है हाइपोटेन्यूज।
ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हिपोटेन्यूज। वो हिपोटेन्यूज कैसे मालूम करेंगे? वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हिपोटेन्यूज को मालूम करेंगे। उस हिपोटेन्यूज के जरिए हम हाइट को ले लेंगे, फिर a प्लस बी को ऐड कर देंगे, वैसे ही इन तीनों ग्राफ्स का वर्क बनेगा। जब तीनों को ऐड कर देंगे एक ट्रेपेजियम का वर्क मिलेगा। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये ग्राफ्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स का इंटररिलेशनशिप, फोर्स, प्रेशर, एनालॉगस। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्पेशली हीट कैपेसिटी को और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को। कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन में इस चैप्टर को फिनिश कर दें ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ चले जाएं। ये इतना सिलेबस नहीं था पीएमसी का, थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने पढ़ाया है कि फर्स्ट चैप्टर तो आसानी से कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा।